किसान भाई, आज खेती के जो विभिन्न फसलों का हम चुनाव कर रहे हैं उसमें व्यावसायिक फसलों का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे कि आपकी आय में भी वृद्धि हो और आप उससे अधिक अपने ज़मीन का उपयोग कर सकें। व्यावसायिक फसलों की जब बात होती है तो उसमें मखाना एक फसल है जिसकी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम यह मानते थे कि मखाना की खेती सिर्फ दरभंगा जिले में होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मखाना के व्यावसायिक मूल्य मिलने की वजह से इसकी खेती के जिलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मखाना की व्यावसायिक खेती के उपरांत किन किन जगहों पे हम कर सकते हैं और मखाना की खेती के बाद भूमि उर्वरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और इस परिचर्चा में मेरे साथ भाग लेंगे डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, जो वरीय वैज्ञानिक है मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मखाना बिहार की व्यावसायिक फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। उसमें अभी पहले यह माना जाता था कि यह सिर्फ दरभंगा जिले में होती है। अभी मखाना की खेती किन किन जिलों में हो रही है? सर्वप्रथम किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो जाना जाता था कि मखाना की खेती सिर्फ बिहार के दरभंगा जिले में होता है, ऐसा नहीं है। बिहार की अगर बात करते हैं हम, तो बिहार में मैं बताऊँ कि दरभंगा के अलावे सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि जिलों में भी, किशनगंज जिलों में भी ये मखाना की खेती पूर्णतः अच्छे तरीके से होती है। अभी इसके पहले ये ऐसी भ्रांति थी कि मखाना की खेती बहुत सीमित क्षेत्रों में और जो हमारे जहां पानी लग जाती है या तालाब जैसी स्थिति होती है उसमें करते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसकी खेती के स्वरूप में कुछ बदलाव आया है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मखाना की खेती जो यह माना जाता था कि किसी प्राकृतिक तालाब में ही होगा, जहां पर कि तालाब हमेशा पानी से भरा होता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल हम देखें तो मखाना की खेती का क्षैतिजीय विस्तार हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है। और इसमें अगर देखेंगे कि मखाना की खेती जो धान की खेती जहां किसान अच्छी तरीके से करते हैं, उस तरह के खेत में भी बहुत अच्छी तरह से होती है। वैसे इसके लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी होती है, जहां धान की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। परंतु मिट्टी दोमट भी है तो वहां भी होगी मखाना की खेती, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो है, उत्पादन, वो धान की खेत से थोड़ा सा कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मखाना में जिलों की चर्चा हमने की। मखाना जैसे व्यावसायिक फसल की खेती देश में किन किन राज्यों में होती है? यूँ तो मखाना की खेती देश के विभिन्न राज्यों में होती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान इत्यादि राज्यों में मखाना की खेती होती है। बिहार का उत्तरांचल भी है। बिहार का स्थान मखाना की खेती में? बिहार का स्थान मखाना की खेती में प्रथम है। बिहार में मखाना की खेती में प्रथम स्थान है, तो निस्संदेह यहाँ पे जो एरिया है वो क्षेत्र काफी बड़ा है। मखाना की खेती अकेले की जा रही है, धान की फसल के साथ की जा रही है, मिश्रित खेती होती है या एकल खेती होती है? मखाना की खेती एकल होती है, परंतु मखाना आज के समय में जो मखाना अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो उपलब्धि है ये कि मखाना की खेती पहले 10 महीनों की होती है, अब ये 4 महीनों की होती है। और इसका नर्सरी यदि हम लगा देते हैं, नर्सरी लगाने के उपरांत अगर अप्रैल से हम जोड़ें तो इसे अगस्त में हम इसकी कटाई कर लेते हैं। अगस्त में कटाई के उपरांत मखाना के बाद उसी खेत में धान की खेती होती है, फिर धान के बाद हम गेहूं की भी खेती करते हैं। मखाने की खेती के बाद आपने बताया कि हम अगस्त में कटाई करके उसमें धान की भी खेती लेते हैं, तो मखाना फसल की खेती करने के उपरांत उससे क्या क्या तत्व हमें मिलता है? उससे मिट्टी के संरचना पे क्या प्रभाव पड़ता है? मखाना के उपरांत अगर हम धान और गेहूं की खेती लेते हैं, उसमें यह पाया गया है कि दोनों के प्रथम तो बता दूं मैं कि इसके उपज में 20 से 30% की वृद्धि होती है। मखाना की खेती जिस खेत में की है उसमें अगर धान लेते हैं, धान में भी वृद्धि 20 से 30% की है और गेहूं में भी 20 से 30% की वृद्धि दर्ज की गई। रही बात कि मखाना से होने वाले पोषकीय महत्व क्या है, मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा को कौन से पौधे को प्राप्त होने वाली पोषक तत्वों की फायदे मृदा को पहुँचेंगे। यहाँ पर मैं बता देना किसान भाइयों को ये उचित समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया में अभी जो प्रथम हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि मखाना की खेती करने के फलस्वरूप मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 पोषक तत्व हैं जिसकी उपलब्धता पौधों को ज़्यादा चाहिए। इसमें यह पाया गया है कि मखाना की खेती करने के बाद मृदा में जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है और पोटास है, इसमें 20 से 30% और फास्फोरस के केस में अगर बताऊं तो इसमें 20 से 50% तक की वृद्धि भी दर्ज की गई है। जहां तक 2
जो फास्फोरस और पोटास है, इसमें जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है नाइट्रोजन के अलावे। एक वर्ष में मखाना की खेती करने के फलस्वरूप ये पाया गया है कि मृदा में नाइट्रोजन जो एक वर्ष की मखाना की खेती के उपरांत वो 30 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से मृदा को मिलता है। फास्फोरस की बात करूं तो ये 45 केजी प्रति हेक्टेयर मिलता है, और पोटास की बात करूं तो एक वर्ष मखाना की खेती करने के उपरांत 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा को प्राप्त होता है। अभी आपने चर्चा की कि मखाना की खेती अगर जिस जमीन में अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें दूसरे फसल के लिए नाइट्रोजन 30 केजी, फास्फोरस 40 केजी, 45 केजी और पोटास 40 केजी अतिरिक्त मिल रहा है। ये मखाना के फसल के द्वारा मिलता है। ये मिलता कैसे है, ये कैसे आता है उस जमीन में? इसमें मैं बताऊं कि मखाना का जो एक फसल है, एक फसल की एक पौधे की बात करूं तो मखाना का जो ताज़ा भार है वो 10 से 15 केजी है। और अगर 1 हेक्टेयर में इसकी बात करूं तो मखाना की खेती एक ऐसी खेती है मखाना की जिसमें कि बीज निकालने से पहले मखाना का पूरा जो बायोमास है, उसका जो जीवित शरीर है वो पूरा के पूरा जमीन में ही रह जाता है, और ये फिर बाद में सड़ करके जमीन को अपने पोषक तत्व से फायदे पहुंचाते हैं। और इसमें यह पाया गया है कि मखाना की खेती से जो कार्बनिक पदार्थ इसके सड़ने के उपरांत जो मृदा को मिलता है ये 6 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है। मखाना से प्राप्त होने वाली जो अभी हमने पोषक तत्वों की बात की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया कि ये एक कार्बनिक तत्व के रूप में मिला जो हमारे जमीन की संरचना को ठीक करने में भी मदद करेगा। तो पोषक तत्व मिलने के साथ साथ हमारी मृदा की संरचना भी इससे बेहतर होगी। ये तो मुख्य पोषक तत्वों की बात हुई। इसके अलावा क्या कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी जमीन को मिल पाते हैं इनके द्वारा? ये आपने बहुत सही कहा कि मखाना से जो कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, क्योंकि मृदा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मृदा को सही रखने के लिए वो कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ से मृदा की संरचना भी अच्छी होती है और मृदा में बहुत से फायदे मृदा को होते हैं, जो कि रासायनिक और भौतिक सभी तरह से है और जैविक तीनों। लेकिन अगर जहाँ तक आपने पूछा कि ये आपने बृहद पोषक तत्व की बात बता दी जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, इसके अलावा मृदा में जो होने वाले हैं मखाना से फायदे वो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। उन सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बात करूं तो मैं बताऊं कि मखाना करने से यह देखा गया है कि जिस आपने बिहार की अगर ले जमीन तो ज़्यादातर जो जमीन है यहाँ भूमि है, मृदा है, वो पोषक तत्वों खास करके जस्ता और लोहे की कमी पाई गई है। ये दोनों कमी को मखाना पूरा करने में बहुत ही सक्षम है। जो जांच के द्वारा पता चला है कि मखाना खेती करने से एक वर्ष की खेती करने से जो उसके ऊपर से जो लौह की मात्रा जमीन को मिलती है वो करीब 20 केजी प्रति हेक्टेयर है, और जस्ता भी इसको करीब 2 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जस्ता भी जमीन को मिलता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है दूसरे भी फसल के लिए। ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व होने से खास करके दलहनी फसलों को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मखाना से इतने सारे पोषक तत्व हमारे जमीन को मिल रहे हैं। एक व्यवहारिक सा प्रश्न किसान के मन में आता है कि मखाना की खेती में हम कितने पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं? मखाना की खेती में मुख्यतः 3 पोषक तत्व हम प्रयोग करते हैं, जिसमें से कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। जहाँ तक इसमें धान गेहूं में जो हम लोग देते हैं यूरिया, फॉस्फेट और पोटास, तो इसमें जो NPK जिसको कहें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इसका जो अनुपात रखते हैं मखाना की खेती के लिए वो 100, 60 और 40 के अनुपात में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग करते हैं प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर 100 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कोई और पोषक तत्व हम लोग मखाना में डालते हैं? नहीं, अभी तक तो इसकी दूसरे पोषक तत्वों की प्रयोग का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी है। मखाना की इस तरह की खेती में कितनी उत्पादन मिलती है प्रति हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर जो मखाना में उत्पादन है वो 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आपने बताया कि पहले जो हम लोग पारंपरिक विधि से करते थे वो 10 महीने की मखाना की फसल होती थी, और अभी हम लोग 4 महीने में कर रहे हैं। उसमें उत्पादन में क्या कुछ प्रभाव देखा गया है क्या? अवश्य। जो तालाबों में खेती होती थी उसमें यह पाया गया कि जो मखाना का उत्पादन का दर है वो 10 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन हम अगर जो दूसरे पौधे की ज़मीन है
होने लायक जो ऊपर वाली ज़मीन है वहाँ पर अगर हम मखाना की खेती करते हैं तो वहाँ 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। मतलब पहले से उत्पादन दोगुना हो गया और समय आधा हो गया। समय आधा हो गया। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? बीज प्रजाति या सस्य क्रिया में कोई परिवर्तन? यहाँ पर मैं आपको किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जितने भी मखाना उत्पादक किसान हैं वो कभी भी मखाना जो है तालाबों में करते थे तो वहाँ ऐसे ही छोड़ देते थे, जैसे और तालाब में जलीय पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि मखाना की खेती हम उसी तरह से करते हैं जैसे धान के केस में अगर लें तो वहाँ नर्सरी लगाते हैं, और वो किसान नर्सरी नहीं लगाते थे। हम नवंबर दिसंबर में नर्सरी लगा देते हैं जनवरी में, और ये नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है मार्च में। फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम इसके पौधे को वहाँ से निकाल के, नर्सरी से निकाल के मुख्य खेत में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा ये अप्रैल में लगाने के बाद अगस्त में हम इसको काट लेते हैं। और इस तरह से हम जो पूरा इसका जो ये कि इसके पैदावार होने की जो लंबाई है, इसकी जितनी जो समय है कि जो जनवरी से लेकर के पहले दिसंबर से लेकर अगस्त था, हम इसको अप्रैल से लेकर अगस्त तक कर दिए। किसान भाइयों, मखाना की खेती के उपरांत जो मखाना हमारे खेत में रह के सड़ जाता है वो बायोमास के द्वारा वो एक कार्बनिक तत्व के रूप में परिवर्तित होता है सड़ने के बाद, और उससे हमारे ज़मीन में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस की प्राप्ति होती है, और जो हमारे दूसरे फसल के लिए लाभदायक होता है। इसलिए यदि आप अपने क्षेत्र में मखाना की खेती कर रहे हैं तो दूसरी फसल में पोषक तत्व तो कम देंगे, उसमें आपकी लागत कम होगी, मखाना के उत्पादन से आपको व्यावसायिक लाभ होगा। इसलिए मखाना की खेती से आपको वर्तमान फसल के अलावा आपके आने वाले फसल में भी लाभ हो रहा है। इसलिए आप मखाना की खेती को अपनाएं और इससे व्यावसायिक लाभ लें।